हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। वेदांत क्लासेस नैनी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर आपको मिलती हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस और सारी चीज़ें हैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड। तो आपको सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड मिल रही हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा का पूरा हेल्प होने वाला है और इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। फिजिक्स की पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है इस बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में बात की थी। आज की क्लास में चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी और चार्ज का नेचर क्या है इस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको भी देखेंगे आज की क्लास में और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखो, जब चार्ज के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था तो दो चीजें हम लोगों ने जान ली थी कि चार्ज दो टाइप के हैं। एक हो गया था आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया था नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन का लैक हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उन पर हो रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर एक नॉर्मल रिएक्शन आप सभी लोगों ने अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ा है NaCl, इसको जब आप देखते हो तो ये बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहां पर क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, तो सोडियम के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास होते हैं कितने, 17। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे ही करते हो 281 और 287। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम के पास क्या हो जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, इसके पास केवल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन के पास कितने हो गए टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की लैक हो रही है, कमी हो रही है, वो हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो केवल और केवल दो टाइप के चार्ज बने थे। एनसीईआरटी में आपका भी केवल यही बात लिखी हुई है कि वी हैव सीन दैट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, नेमली एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देयर इफेक्ट्स टेंड्स टू कैंसिल ईच अदर। जब ये सोडियम क्लोराइड आपस में फिर से कंबाइन होते हैं तो ये फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे इसके NaCl पे अगर आप देखोगे तो कोई भी चार्ज अब नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे बॉडी हो जाती है न्यूट्रल, बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं बचता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि इफ द चार्जेस ऑफ द बॉडीज, अगर हमारे पास जो चार्ज हैं उनका जो साइज है वो थोड़ा दूर हो, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस हो, एक चार्ज यहां पर मैं रख देता हूं और एक चार्ज यहां पर रख देता हूं। अब इनकी साइज के कंपेयर में इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत क्या है, बड़ी है। और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उस चार्ज को हम लोग एज्यूम करते हैं एज अ पॉइंट चार्ज। क्या बना देते हैं उसे, पॉइंट चार्ज। देखो, जैसे अगर हम लोग सोचें सन बहुत बड़ा है, सन हमारी अर्थ से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इतना ज्यादा दूर होता है कि जब आप उसको आसमान में देखते हो तो बहुत छोटा सा नजर आता है। और जब वो बहुत छोटा सा नजर आ रहा है तो उसके डिस्टेंस के कंपेयर में उसकी साइज क्या हो गई, छोटी। जब डिस्टेंस के कंपेयर में साइज छोटी हो जाएगी तो उसे हम नाम दे देंगे पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। और पॉइंट चार्ज के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो चार्ज है उस पूरे ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो मान लीजिए कि अगर हम इसके पास जाते हैं तो भले ये चार्ज बहुत बड़ा होगा, भले इस चार्ज का साइज बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर हम किसी दूसरे पॉइंट दूर से इसको कंसीडर कर रहे होंगे तो इसे हम एक छोटा पॉइंट चार्ज मानेंगे, ऐसा मान लेंगे केवल ये कैसा, पॉइंट जैसा। ये बात आपकी इस सेकेंड लाइन में लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि इफ द साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम देन वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज। देखो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज की, एक इसी के बाद होता है टेस्ट चार्ज, एक होता है आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। रियलिटी में टेस्ट चार्ज क्या है, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, बट आइडियल कंडीशंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ने के लिए, और आप कह सकते हो कि पूरे इस चैप्टर की कंप्लीट स्टडी करने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज को एज्यूम करना होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे और इसकी अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी।
तो ये दो डिफरेंट चार्ज आपको पढ़ने होते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है, जब साइज के कंपेयर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम उसे कैसा कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज ऐसा कंसीडर करेंगे। और टेस्ट चार्ज क्या, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिशन ऑफ चार्ज, ये आपकी दूसरी चार्ज की प्रॉपर्टी है। चार्ज का आप एडिशन कैसे करते हो, तो अगर किसी बॉडी पर ढेर सारे चार्ज हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो आप नॉर्मली जैसा अलजेब्रा या जैसा नॉर्मल जनरल मैथ में करते हो कि सारी चीज़ों को ऐड कर देते हो, आप वैसे ही करोगे। एक मान लेते हैं हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारे चार्ज हुए हैं, प्लस क्यों है, -2 क्यों है, +3 क्यों है। तो आप इसको नॉर्मली जैसे ऐड करते हो वैसे ही क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अगर वहाँ पर n चार्जेस हों तो आप क्या करोगे, Q1 + Q2 + Q3 + ... Qn। तो जो टोटल चार्ज होगा उस बॉडी पर Q = क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + ... Qn। अगर यहीं पर कोई चार्ज हो नेगेटिव तो आप उसके नेगेटिव साइन को भी रखोगे। मान लीजिए कोई चार्ज पॉजिटिव है, कोई चार्ज नेगेटिव है, तो उसका एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया कि पहला चार्ज पॉजिटिव है तो आप +1 रखिए, दूसरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए, लेकिन अगर तीसरा नेगेटिव है तो आप उसको नेगेटिव रखिए, चौथा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए। इसी तरीके से जितने चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हैं आप उनको पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे। और जैसा सिंपल मैथ्स में होता है या सिंपल अलजेब्रिक आपका स्केलर क्वांटिटीज का, जैसे मास हुआ, वर्क हुआ, इनका जो एडिशन होता है उसी तरीके से आप अलजेब्रिक मोड में चार्जेस का भी क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, चार्ज को भी ऐड करते हैं। डायरेक्टली ऐड करेंगे, यहां पर कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होगा। और अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं हो रहा है तो एक नई बात आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अभी तक में अगर यूनिट देख रहोगे तो हर जगह हम लोगों ने यूज किया है कूलम, हर जगह हम लोगों ने यूज किया है कूलम। तो चार्ज की एक और बेसिक प्रॉपर्टी आप समझ गए। ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखी हुई नहीं मिलेगी, उस चीज को आपको समझना होता है। तो चार्ज का बेसिक यूनिट अगर हमारा क्या हो जाएगा, कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, कूलम हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आपकी बात हो रही है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। अभी देखो लास्ट में ही हम लोगों ने बात किया कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो क्या यहां पर कोई नया चार्ज बना या कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं हुआ। एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज था, दूसरा नेगेटिव नेचर का चार्ज था। जब ये लोग कंबाइन हुए तो ये क्या हुई, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया। और पॉजिटिव नेगेटिव बन कैसे रहा था, अगर आपको लास्ट एग्जांपल याद है जब हमने ग्लास रॉड ली थी और सिल्क लिया था, और जब इस पर फ्रिक्शन मतलब इन दोनों को रब करा रहे थे तो क्या हो रहा था, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सिल्क से या आप कह सकते हो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहां चले गए हैं, सिल्क पे चले गए। जब इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकले हैं तो जिससे इलेक्ट्रॉन पर लैक हो रहा है, जिस पे कमी होती है उस पर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर इस पूरे सिस्टम को, सिल्क और ग्लास रॉड वाले को, इसको एक ऐसे बंद कर दो बॉक्स में कि इसका कोई चार्ज किसी थर्ड के पास ना जा पाए, तो जितना इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास गए हैं। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास गए हैं। क्या इस बीच में क्या कोई नया तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, या पहला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन सिल्क को मिला? ऐसा नहीं हुआ। जब हमने इसे बंद किया और बोला कि इसमें ना कोई चार्ज अंदर आ रहा है ना ही कोई चार्ज इससे बाहर जा सकता है, तो ऐसे सिस्टम को आप कह देते हो आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब कि वो क्लोज्ड सिस्टम है, तो उस क्लोज्ड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व होने का क्या मतलब है कि जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा वो हमेशा सेम बना रहेगा। जैसे देखो, अगर इससे +2 इलेक्ट्रॉन गया और इसके पास +2, और या आप मान लेते हैं कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और कुछ नंबर इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, तो इस पर प्लस चार्ज आया होगा, प्लस मान लेते हैं क्यू का चार्ज आया होगा, और उस पर -Q का चार्ज आया होगा। दोनों का चार्ज अगर अज्यूम करो अभी तो +Q और -Q दोनों फिर भी क्या है, 0। इनिशियल चार्ज भी उनके ऊपर क्या था, 0। क्या कोई नया चार्ज यहां पे फॉर्म हुआ, नहीं हुआ। क्या कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ।
तो इसका मतलब है कि आइसोलेटेड के लिए चार्ज हमेशा रहेगा कंजर्व। और कंजर्वेशन को आप क्या कहते हो कि नाइदर एनी चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज और इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। So electrons are actually transferable from one body to another body. No new charge is ever created or destroyed. This is also for what? Isolated system. तो आप देख लो, within an isolated system consisting of many charged bodies due to interactions among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved. तो यहाँ पर ग्लास रॉड से सिल्क पर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ग्लास रॉड चार्ज हो सकती है, सिल्क भी चार्ज हो सकती है, लेकिन उनका जो टोटल चार्ज होगा अगर वो इनिशियल 0 था तो अभी भी 0 ही रहेगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक दूसरी बॉडी है, यहाँ पर +2 का एक चार्ज था, यहाँ पर -3 का एक चार्ज था, यहाँ पर +10 का एक चार्ज था, इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर के एक नया चार्ज यहाँ पर बना जिस पर +5 का चार्ज है और सेकंड पे -10 का चार्ज है। थर्ड पे मैं आपसे चार्ज पूछ रहा हूँ कि कितना होगा। तो आप इजीली कह सकते हो कि जो थर्ड पे चार्ज होगा उसके लिए हम बता सकते हैं कि इन दोनों का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है आइसोलेटेड बॉडी के लिए। और अगर आइसोलेटेड बॉडी के लिए चार्ज कंजर्व रहता है तो यहाँ पर +2 -3 +10 इक्वल होगा +5 -10 और +Q के। 10 + 2 12 -3 कितना हो जाएगा 9 होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 5 - 10 -5 होगा +Q। ये हो जाएगा 9 + 5 इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14। तो इस थर्ड चार्ज पार्टिकल पर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 14 किलो। इन दोनों का चार्ज हमेशा क्या था कंजर्व था। और चार्ज कंजर्व होने के कारण आप किसी एक आइसोलेटेड बॉडी पर कोई अगर एक है या दो है और उसके बारे में आपसे कुछ दिया गया है कि इस पर चार्ज आपको फिगर आउट करना है तो आप कंजर्वेशन आइडिया लगा सकते हो और उससे आप निकाल सकते हो। देखिए कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन होता है ये टर्न कर जाते हैं या बदल जाते हैं किसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। देखो प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जितना प्रोटॉन पॉजिटिव होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है +1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। देखो कूलम हमारी सबसे आप कह सकते हो कि चार्ज को मेजर करने की यूनिट है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो हो सकता है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक के लिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज बना है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैं ह्यूमन में बात करूं आपसे तो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। पेन की बात करूं तो एक पेन हो सकती है, 2 पेन हो सकती है, 100 पेन हो सकती है, 1000 पेन हो सकती है। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा 1.5 पेन हो? नहीं पॉसिबल है। एक कंट्री हो सकती है, 10 कंट्रीज हो सकती हैं, कभी हाफ कंट्री नहीं पॉसिबल। तो अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, कंप्लीट के फॉर्म में रहेगा, वो कभी ब्रेक नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अब हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन बना रहेगा। और प्रोटॉन क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव। आप ये भी पूछ सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है जो पॉसिबल नहीं। और इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के बाहर, इसलिए वो ईजिली क्या कर देता है, एटम को लीव कर सकता है, एटम से बाहर आ सकता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं। तो जो न्यूट्रॉन होता है ये ब्रेक होता है, बदल जाता है किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। देखो जितना ये प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एक प्रोटॉन फॉर्म हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ। न्यूट्रॉन पे चार्ज था 0, और अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 था तो प्रोटॉन पे भी अपोजिट चार्ज आते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे सेम है, तो स्टिल 0। इनका अगर आप देखोगे एडिशन तो ये अभी भी क्या है, 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा रहता है, तो चार्ज हमेशा है कंजर्व। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो चार्ज है, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसमें स्मॉलेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रॉन। और अगर स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन है, किसी भी बॉडी पर चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है,
किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमेशा किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगा। तो ऐसा जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, या फिर 10 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं, या 100 जा रहे हैं, 1000 जा रहे हैं, कभी भी जाएगा वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में रहेगा। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी क्यू, किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज क्यू एज्यूम कर रहे हैं तो उस बॉडी पे जो चार्ज होगा हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। ई क्या है, ई इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ये है तो इसका इंटीजर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो ट्रांसफर हो रहा है यहां से जा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 40 जा सकता है, 4000 जा सकता है, 4 मिलियन जा सकता है, लेकिन कभी भी 4.4 नहीं होगा। 4.4 मिलियन हो सकता है, आप उससे आगे सोचोगे अगर तो 4.4 का मिलियन भी इंटीजर है, मिलियन का मतलब 10⁶, तो वो 4.4 ना लिख, वो एक इंटीजर नंबर ही है। 4.4 मिलियन मतलब क्या, 4 आप इसे लिख सकते हैं 44 एंड इसके बाद कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस, तो ये भी एक इंटीजर नंबर है। लेकिन ये कभी 2.4 नहीं हो सकता क्योंकि 2.4 इंटीजर नहीं है। तो जो यहां पर n है, n इज व्हाट, n इज द इंटीजर नंबर। So the charge on any body or the charge which is transferring from one body to another body is always integer multiple of charge of electron. ये क्या है आपका इंटीजर। एनसीईआरटी में भी देखिए सेम बात लिखी हुई है। एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। ये ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक यूनिट का मतलब है कि इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। Thus the charge q on any body is always given by q is equal to ne, where n is the integer. Now अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी बॉडी पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और किसी बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको आगे यूज हो सकता है, तो इसे मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में एनसीईआरटी में आपको क्या दिया कि डिस्कवरी किसने की है। तो सबसे पहले जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया है, जो इसका जिन्होंने इसका सजेशन दिया था, उनका नाम क्या है, फैराडे। और एक्सपेरिमेंटली जो इन्होंने बताया वो कौन थे, मिल्टन थे। उन 1912 में आपको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया था। और फैराडे ने सबसे पहला इनका सजेशन दिया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, चार्ज हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इंटीजर के फॉर्म में ही जाते हैं। देखिए जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू एनसीईआरटी में कितनी है, 1.6। और थोड़ा सा इन्होंने और उसको क्या किया है, प्रिसाइज किया है, तो आपको डेसिमल के और भी ज्यादा डिजिट तक लेके गए हैं। तो 1.602192 टाइम्स 10⁻⁻⁻19 कूलम दिया है। आप केवल और केवल 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻19 कूलम भी मेमोराइज रख सकते हैं। चलिए ये क्या है कि ये सबसे स्मॉल है, इसलिए इसको बेस यूनिट ऑफ चार्ज कह रहा है। क्लास 11th में आप लोगों ने फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट्स, इन सब के बारे में बात किया होगा। तो बेस का मतलब है वो इससे छोटा यूनिट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं कोई चार्ज ऐसा लिख दूं 1.4 टाइम्स 10⁻⁻⁻19, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये स्मॉल हो गया इलेक्ट्रॉन से। तो ये कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करा, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। अगर हम बात करते हैं 1 कूलम में कितने चार्ज होंगे, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलम चार्ज है, आपको n निकालना है इसके लिए। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाइए, Q इज इक्वल टू NE। Q दिया है 1, n आपको पता करना है, और E की वैल्यू है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹
देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻90, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/1.6 और 10⁻+90। फर्दर इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10 टाइम्स 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6, और 1.6 को जब आप या 10 को जब आप 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 6.25 टाइम्स 10⁻18। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान सुनिएगा, अगर पॉजिटिव 1 कूलम है तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, लैक है। नेगेटिव 1 कूलम है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सेस है। एनसीईआरटी में है 10 देयर आर अबाउट 6 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ नेगेटिव 1 कूलम। अगर पॉजिटिव होता तो 6 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही होती, डिफिशियंसी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 16, तो 6.25। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिखा है तो आप इसे 6.25 याद कर सकते हैं। देखो अब ये 6 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप चार्ज के छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे मिली कूलम यूज़ करते हैं या फिर माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं। अगर किसी भी बॉडी पर दोनों चार्जेस हैं, अगर n1 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर और n2 प्रोटॉन है, तो उसका चार्ज आप कैसे निकालोगे, n2 टाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस n1 टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आपको जो चार्ज निकाल रहे हो आप माइनस ई करके निकाल रहे हो, इसलिए n2 हो गया प्रोटॉन का नंबर, ई हो गया जो चार्ज की बेस यूनिट थी, n1 हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन की जो बेस यूनिट है वो माइनस ऑफ ई है, इसलिए आपको यहाँ रख रहा है। तो ये हो जाता है आपका n2 को मैं np लिख दे रहा हूँ माइनस ne टाइम्स ई। ये किसी बॉडी पे चार्ज फिगर आउट करना है अगर वहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स दिए हुए हैं। अगर देखो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपका उस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको आप नोटिस कर सकते हैं। अगर किसी बॉडी पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो प्रोटॉन है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जैसे कोई भी एटम ले लो फ्री स्टेट में, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, उन पर चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए इसके बाद जो लाइन लिखी हुई है इसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम चार्ज को माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं तो वहां पर चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। जैसे अगर सोचो मैं डॉटेड लाइंस बनाऊं, बहुत क्लोज की डॉटेड लाइंस बनाऊं, और अगर आप इन्हें बहुत दूर से देखोगे तो ये कंटिन्यूअस लाइन फील होगी। उसी तरीके से अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे लेवल पे जाकर देखते हो तो जो चार्जेस होते हैं ये हमेशा होते हैं क्वांटाइज्ड। लेकिन जैसे ही आप बड़े लेवल पे जाते हो तो इतने ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चार्ज का अमाउंट हो जाता है कि वो क्वांटाइज नहीं रह जाते हैं, वो उन्हें क्या मान लिया जाता है, कंटिन्यूअस मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये आ गया आपका पहला एग्जाम्पल, एनसीईआरटी पे बेस्ड है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं एवरी सेकेंड, तो टाइम आपको दिया गया है कि 1 सेकेंड में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁹ है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को रिक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले देख ले कि एक सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, तो द नंबर ऑफ चार्ज या फिर द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। इसके लिए आप लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE का फॉर्मूला। Q की वैल्यू कितनी है आपकी, निकालना है। N की वैल्यू 10⁻9 दी हुई है और E की वैल्यू होती है 1.6 टाइम्स 10⁻90। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.6 टाइम्स 10⁻10 कूलम। इतना चार्ज एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड पे। अब आपसे पूछ रहा है 1 कूलम चार्ज के लिए, सो टाइम टेकन फॉर 1 कूलम चार्ज। तो आप T इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 कूलम में इस वैल्यू से जो चार्ज है आपका एवरी सेकेंड का उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 1.6 टाइम्स 10⁻10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 1/1 में 1.6 टाइम्स 10⁻10
10 की जगह पे प्लस ऑफ 10 हो जाएगा, क्योंकि आप -10 को कहाँ भेज रहे हो, न्यूमरेटर में भेज रहे हो। तो ये हो गया 1/1.6 टाइम्स 10⁻10 सेकेंड। फिर आप इसे लिख सकते हैं 0.625 टाइम्स 10⁻10 सेकेंड, या फिर आप इसी वैल्यू को लिख सकते हैं 6.25 टाइम्स 10⁻9 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा उस बॉडी को 1 कूलम का चार्ज गेन करने में, अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इन जस्ट 1 सेकेंड। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यहां पर पूछ रहा है आपसे, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज इन अ कप ऑफ वाटर। तो हमारे पास अब एक कप है जिसमें क्या है, वाटर है। तो एक कप का अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि 250 ml का हमारे पास एक कप होगा। तो 250 ml के एक कप में हमारे पास जो वाटर आ रहा होगा उसका जो मास होगा वो 250 ग्राम हम एज्यूम कर ले रहे हैं। तो मास ऑफ वाटर हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं, मास ऑफ वाटर हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं 250 ग्राम। 250 ग्राम वाटर का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है H2O। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए आप करोगे 1 × 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल आ जाएगा 18 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम और इन 1 कप ऑफ वाटर, ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइड बाई 18। अब अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो 1 मोल में जो नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, वो कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम, यहां पर आप एटम नहीं लिखोगे क्योंकि H2 मॉलिक्यूल होगा, इन 1 मोल ये होता है आपका 6.02 टाइम्स 10⁻23। तो फिर 250/18 मोल में कितना होगा, तो टोटल या फिर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर, ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइड बाई 18 टाइम्स 1 मोल में जितने आपके मॉलिक्यूल होते हैं 23। ये आपको मिल गई है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन अ कप ऑफ वाटर। अब आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव चार्ज है। अगर H2O को देखोगे तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और ऑक्सीजन के हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल H2O के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। इतने मॉलिक्यूल हैं आपके पास, तो इतने मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 प्रोटॉन होंगे। तो अगर आपसे पूछ रहा है टोटल चार्ज कितना नेगेटिव चार्ज है, हाउ मच नेगेटिव चार्ज, तो Q इज इक्वल टू होता है NE। N की वैल्यू आप क्या रखोगे, तो N की वैल्यू हो जाएगी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप लिखोगे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया आपका 250 डिवाइड बाई 18 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10⁻23, और इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, किसके लिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन फिगर आउट करने के लिए। अब आपको वैल्यू मिल गई है N की, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, E से, फिगर आउट करने के लिए टोटल चार्ज। तो ये पूरा वैल्यू 250 डिवाइड बाई 18 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10⁻24 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 से। ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज का वैल्यू, और जो वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सेम ही आएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का। तो ये था आपका पूरा NCERT
में जो आपका एक्सप्लेन किया गया था चार्ज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो पूरी चीज़ आपको आज से डिस्कस कर दी गई है। कल की क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे और कूलम्ब्स लॉ के गिवन एग्जांपल्स को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उन्हें सबको बता दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं, तो आप डेली क्लासेस लेते जाइए। थैंक यू।